ये देखो ध्यान से, फॉरेन एक्सचेंज रेट, द रेट एट विच द डोमेस्टिक करेंसी इज एक्सचेंज विद अदर, मीन्स एट विच, हमने बताया था क्लास में कि जब डोमेस्टिक करेंसी को दूसरे करेंसी से हम जिस रेट पर उसको एक्सचेंज करते हैं, दैट रेट इज कॉल्ड द एक्सचेंज रेट। ओके, तो इसके बाद है, आप देख सकते हो करेंसी एप्रिसिएशन एंड करेंसी डेप्रिसिएशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। एप्रिसिएशन किसे कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं जब when the currency is exchanged with the market forces of demand and supply and the value of currency depreciating, meaning decreasing, that is called the currency depreciation, or when the currency price is increasing, that is called currency appreciation। तो देखो कि डेप्रिसिएशन में क्या होता है, करेंसी की वैल्यू घटना, और करेंसी एप्रिसिएशन मतलब करेंसी की वैल्यू बढ़ना। तो आप ये देख सकते हो, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी ड्यू टू मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, दैट इज कॉल्ड द करेंसी डिप्रिसिएशन। एंड करेंसी एप्रिसिएशन मींस द वैल्यू इंक्रीजिंग ड्यू टू द मार्केट फोर्सेज। जब वैल्यू बढ़ता है तो अप्रिसिएशन बोलते हैं, और घटता है तो डिप्रिसिएशन बोलते हैं। एंड ड्यू टू इट हैपेंस ड्यू टू मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये पढ़ाया था मैंने क्लास 8 क्लास में। कॉमर्स क्लास के बच्चे अगर होंगे तो उनको जो है ये इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। देखो जो करेंसी डेप्रिसिएशन होता है, इस पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका पहला इफेक्ट होगा डेप्रिसिएशन का, इट मेक्स डोमेस्टिक गुड्स चिपर इन ब्रॉड मार्केट। विदेशी मार्केट में हमारे सामान सस्ते हो जाएंगे, एक्सपोर्ट बढ़ता है इससे। एंड क्रेडिट ऑफ फॉरेन करेंसी, हमारे देश में बहुत सारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो करेंसी आएगी, और इससे अप्रिसिएशन होगा तो उससे क्या होगा, घाटा या नफा। हमारा जो डोमेस्टिक गुड्स होगा ढेर हो जाएगा एब्रोड मार्केट में, इंपोर्ट बढ़ेगा, एंड इससे क्या होगा, हमारा जो फॉरेन करेंसी घटता है, डिक्रीज होता है। देयर आर टू पार्ट, one is effect of appreciation, one is the effect of depreciation, you can see here in the screen। सेकंड पार्ट है, ये प्राइस ऑफ $1 राइजेज फ्रॉम 70 to 80, इट मींस वैल्यू ऑफ रुपी डिक्रीजेज। जब प्राइस $1 का प्राइस जो है अगर बढ़ता है घटता है, 70 से 80 रुपया हो गया, 70 की वैल्यू क्या हो गया, रुपये का घट गया। तो $1 का पहले 70 रुपये था, 70 रुपये $1 मिलता था, अब 80 रुपये पे $1 मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस हमारा क्या हो गया, घट गया। ये प्राइस ऑफ $1 डिक्रीज फ्रॉम ₹80 to 70, यदि 80 से 70 रुपया हो गया, 80 रुपये पहले था $1 का, 70 रुपया हो गया, मतलब वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया। तो दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस डेफिनेशन। लास्ट पॉइंट है कि नेशनल इनकम करेंसी डिप्रिसिएशन में बढ़ता है, करेंसी डिप्रिसिएशन से घटता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट पार्ट है इसका डिवैल्यूएशन डेप्रिसिएशन। हमने बताया था कि देखो डेप्रिसिएशन में घटना होता है, डिवैल्यूएशन में घटना होता है, ये दोनों में डिफरेंस क्या है, एग्जाम में बहुत आता है क्वेश्चन 2 नंबर का। डेप्रिसिएशन मतलब होता है कि वैल्यू जो होता है अपने आप मार्केट फोर्सेस से घटता है, उसे डिप्रिसिएशन बोलते हैं। लेकिन डिवैल्यूएशन में गवर्नमेंट ही घटाती है। तो आप देख सकते हो मीनिंग में लिखा हुआ है कि फर्स्ट पॉइंट आप लिखा हुआ है, देख सकते हो, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में आरबीआई उसके फैक्टर होती है अंडर फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, दिस इज कॉल्ड डिवैल्यूएशन। व्हेन डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है कि डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी ड्यू टू मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, दिस इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है, ये दोनों समझ में आ रहा है। सेकंड है अकरेंस, डिवैल्यूएशन इज डन बाय गवर्नमेंट, डिप्रिसिएशन इज डन बाय मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। आप सभी को समझ में आ रहा है बात, सभी समझ पा रहे हो। पलक, माही, all of you are attending or listening only? Students, are you listening my word? Now next part is fixed exchange rate. When the domestic currency depreciates,
द सेंट्रल बैंक मस्ट सेल फॉरेन एसेट्स टू रेस्टोर द ओल्ड एक्सचेंज रेट। देखो फिक्स एक्सचेंज रेट क्या होता है, गवर्नमेंट ही फिक्स करती है। जब हमारा देश की करेंसी, किसी भी देश की करेंसी डिप्रिसिएट करने लगती है, ज्यादा गिरने लगती है, ज्यादा बढ़ने लगती है, तो गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर करता है। उसमें सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई इंटरफेयर करता है। तो जब डिप्रिसिएट करेगा, जब हमारा करेंसी जो होता है डिप्रिसिएट करता है, वेन द डोमेस्टिक करेंसी डिप्रिसिएट, हमारे देश की करेंसी जो डिप्रिसिएट करती है, वैल्यू घटता है, यानी कि 70 रुपये था 80 रुपया हो गया, देन सेंट्रल बैंक मस्ट सेल फॉर एसेट। तो उस अवस्था में सरकार ही बैंक को बेचती है, मैंने अपने करेंसी को बेचती है इंटरनेशनल मार्केट में, सो दैट रिस्टोर द ओल्ड एक्सचेंज रेट, ताकि वो पुराना जो एक्सचेंज रेट है उसको रिस्टोर कर सके। इफ इट रन्स आउट ऑफ रिजर्व, यदि आउट ऑफ रिजर्व होता है, इट मस्ट अर्लियर आइदर डिवैल्यू और स्विच टू द फ्लोटिंग रेजिम। और इस तरीके से क्या होता है, उसमें एक स्टेबिलिटी आती है, और ये फ्लोटिंग रेजिम क्या करता है, डिवैल्यू करता है। तो इस तरह से आप देख सकते हो, फिक्स एक्सचेंज रेट गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किया जाता है, और मार्केट रेट को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई बीच बीच में इंटरफेयर करती है। कौन, फिक्स एक्सचेंज रेट में क्या होता है, देखो आप एक, ये जो है कार्टून से समझ सकते हो, अगर रुपया गिरता है, नीचे से गिरने लगा, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसको टांग रही है अपने से लगा करके। मीन्स गवर्नमेंट, देखो नीचे एक बर्तन रखा हुआ, उसमें छेद हो गया है, छिद्र हो गया है, मीन्स होल है। यहाँ देखो, इसमें आपको देख सकते हो यहाँ पर, 1 मिनट, आप देख सकते हो यहाँ पर, ये जो आप, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कर्सर में चल रहा है, यहाँ जो एक एक बॉल टाइप का रखा हुआ है, ठीक है, इससे हमारी करेंसी जो है, फॉरेन करेंसी बाहर आ रही है, ठीक है। तो इस करेंसी से बाहर आने से रोकने के लिए, यानी कि वैल्यू को घटने से रोकने के लिए, इस पर एक जो है आपको बनाया हुआ है, आप देख सकते हो, रुपया गिर रहा है तो उसको संभालने के लिए गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रही है, ठीक है। तो when the value of any currency is going to be decrease, then government interfere in between, this is called the, और जब उसको फिक्स किया जाता है, दैट इज कॉल्ड फिक्स रेट ऑफ एक्सचेंज। समझ पा रहे हो। नेक्स्ट है आपका, देखो इसमें एक पेड एक्सचेंज रेट, मैंने बताया था पेड क्या होता है, पेड मैंने स्थिर करने के लिए गवर्नमेंट उसमें क्या करती है, एक अपना अपना इंटरफेयर करती है। तो पेड एक्सचेंज में क्या होता है कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में रुपया का वैल्यू गिर रहा है, तो कंट्रोल करने के लिए व्हेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी टाइड टू द वैल्यू ऑफ एनुअल करेंसी, इट इज नोन एज जे पेगिंग, यानी उसको टाइट कर दिया गया, बांध दिया गया, है ना। यानी कि सरकार उसको इधर उधर न आगे न डिवोल्यूट करेगी, न रिवोल्यूट करेगी, वो स्थिर रहेगा, दैट इज कॉल्ड पेड एक्सचेंज रेट, एंड इट इज डन बाय द सेंट्रल बैंक। पेड मतलब कि उसको स्थिर कर दिया गया बाय गवर्नमेंट। नाउ द, देख सकते हैं यहाँ पर कि अंडर दिस सिस्टम ईच कंट्री कीप्स वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी फिक्स्ड इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल स्टैंडर्ड। विदेशी जो स्टैंडर्ड है, हमारा जो वर्ल्ड मार्केट में जो स्टैंडर्ड है करेंसी का, उस स्टैंडर्ड को बनाने के लिए अपने करेंसी के वैल्यू को क्या करती है, कंट्री फिक्स करती है। इट इंक्रीज द कॉन्फिडेंस ऑफ बिजनेसमैन, इससे क्या होता है, लोगों के कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बिजनेसमैन का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है कंट्री में, ये इसका फायदा होता है। मैंने कंट्री के अगर करेंसी का वैल्यू इक्वल रहेगा, सेम रहेगा, तो क्या होता है, हमारा जो जो इकोनॉमी होती है और जो कॉन्फिडेंस होता है कंट्री का। नेक्स्ट है आपका एडवांटेज डिसएडवांटेज। फिक्स एक्सचेंज का एडवांटेज भी आता है, क्योंकि एडवांटेज होता है, ये डिसएडवांटेज आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इंपॉर्टेंट है ये पार्ट। अगर फिक्स रहेगा तो करेंसी फ्लक्चुएशंस नहीं होगा। इनकरेज फर्म्स टू इन्वेस्ट, या फर्म्स को इन्वेस्ट करने के लिए इनकरेज करेगा, यानी कि बहुत सारा फर्म विदेश से आती है, तो उनको एक सहायता मिलेगा कि इनका इकोनॉमी स्टेबल है। इंसेंटिव को कीप इन्फ्लेशन लो, महंगाई को कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगा, एंड डिवैल्यूएशन नहीं हो पाएगा। ये इसका फायदा है। इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है,
कॉन्फ्लिक्ट विद अदर माइक्रो ऑब्जेक्टिव्स। अगर सरकार जो है इसको फिक्स करने के लिए अपना मुद्रा डालेगी, अपना फॉरेन एक्सचेंज डालेगी, अपना देसी करेंसी डालेगी, तो इससे क्या होता है कि जो माइक्रो ऑब्जेक्टिव्स होता है, यानी कि जो माइक्रो लेवल पर जो चेंजिंग होती है इकोनॉमिक लेवल पर, उसको वो नहीं संभाल पाएगा। मान लो कि सरकार अपना खजाना से डाल रही है पैसा, और मार्केट में कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, कोई एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, तो उस सरकार का खजाना खत्म हो जाएगा, जो माइक्रो ऑब्जेक्टिव होगा वो खत्म हो जाएगा। थर्ड जो प्रॉब्लम हुआ, लेस फ्लेक्सिबिलिटी। मार्केट का फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रह पाएगा, डिमांड सप्लाई की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसका कोई असर नहीं रह पाएगा, इससे मार्केट के बारे में पता नहीं चल पाएगा। करेंट अकाउंट इम्बैलेंस। अगर हमारा जो है करेंसी को सरकार फिक्स कर दी रहेगी, तो हमारा करेंट अकाउंट डेफिसिट चला जाएगा। करेंट अकाउंट होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में तुमको पढ़ने मिलेगा तुम लोग को। करेंट अकाउंट क्या होगा? करेंट अकाउंट मतलब दो तरह के अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट, एक करेंट अकाउंट, आप लोग पढ़े होंगे बजट में। तो करेंट अकाउंट का जो होता है ना, वो इम्बैलेंस हो जाएगा, डेफिसिट हो जाएगा। एंड करेंट अकाउंट डेफिसिट इज a very big challenge for the economy. If the current account going to be deficit, then government whole reserve of foreign currency will go down. तो मतलब कि करेंट अकाउंट से क्या होता है कि हमारा जो फॉरेन करेंसी का जो रिजर्व है वो क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। एंड मे रिक्वायर हायर इंटरेस्ट रेट, और इसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा, ये इसका एक लॉस है। तो आप देख सकते हो नीचे लिखा हुआ है, अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम द इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री मस्ट बी स्ट्रॉन्ग। अगर कंट्री इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है तभी चल पाएगा, अदरवाइज इट में क्रिएट हेवी करंट अकाउंट इम्बैलेंस एंड लॉस ऑफ फॉरेन करेंसी। और इससे बहुत हेवी अकाउंट, हेवी जो होता है आपका, इम्बैलेंस हो जाएगा और फॉरेन एक्सचेंज का लॉस होगा। तो ये पढ़ाया था मैंने, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है। द एक्सचेंज सिस्टम वेयर द एक्सचेंज रेट इज डिपेंडेंट अपॉन द सप्लाई एंड डिमांड ऑफ मनी इन द मार्केट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है। जब डिमांड और सप्लाई के द्वारा फॉरेन एक्सचेंज का डिसाइड होता है मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में, जिसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम बोलते हैं। इन ए फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम द वैल्यू ऑफ द करेंसी इज allowed to fluctuate freely as per the changes in the demand and supply of foreign exchange. फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या होता है कि करेंसी का जो वैल्यू होता है उसको फ्रीली फ्लक्चुएट करके छोड़ दिया जाता है, गवर्नमेंट कोई इंटरफेयर नहीं करती है। जितना डिमांड आया फिर सप्लाई आया तो उसके अनुसार डिसाइड होता है, तो इसी को फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम बोलते हैं। जैसे अभी देख रहे हो कि हमारे सरकार गवर्नमेंट में शेयर बाजार से बहुत सारा शेयर डाउन हो रहा है, बहुत डाउन हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि विदेशी पैसा निकाल निकाल रहे हैं। तो जब विदेशी पैसा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो डॉलर में ले जाएंगे, तो सरकार को उसको स्टेबलाइज करने के लिए पैसा देना पड़ता है। तो अभी कल का न्यूज था कि सरकार ने क्या किया कि पैसा आरबीआई को से दिलवाया, यानी आरबीआई ने पैसा खर्च किया, इससे आरबीआई का जो रिजर्व वो डाउन हो गया। तो कहने का मतलब एक चीज है कि जब करेंसी जो है ज्यादा सरकार अपने से इंटरफेयर करेगी तो करेंसी डाउन हो जाएगा। यदि यही मार्केट डिमांड और सप्लाई पर फिक्स कर देगी तो क्या होता है कि जब सप्लाई घटेगा तो डिमांड प्राइस बढ़ जाएगा। इससे क्या होता है, करेंसी अप्रिसिएट करेगा और डिप्रिसिएट करेगा। तो ये एक चांसेस रहती है गवर्नमेंट को इस पर, चूंकि बदनामी होने का डर रहता है, इसलिए सरकार इसको स्टेबल करने की कोशिश करती है। तो बी अलर्ट, इसको ध्यान रखो, एग्जाम में आता है कि सरकार क्यों उसको स्टेबल करने का प्रयास करती है। मैं जिसको स्टेबल करने का प्रयास करती है उसको मैनेज फ्लोटिंग क्यों करती है, इस पर आपको थोड़ा सा आपको पढ़ना क्यों करती है, क्योंकि हमने बताया कि अगर सरकार नहीं करेगी तो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा डिप्रिसिएट कर जाएगा या बहुत ज्यादा अप्रिसिएट कर जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, इकोनॉमी फ्लक्चुएट कर जाएगी, महंगाई बढ़ने लगेगा, और जो है लोगों में अफरा तफरी मच जाएगी। इसीलिए सरकार इसको फ्लक्चुएट करती है। तो इसको और पढ़ना। अब यहाँ देखो ध्यान से, नेक्स्ट स्क्रीन पर दिया गया एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड होता है। ये जैसे देखो कि अगर मान लो कि ओ आर पर इक्विलिब्रियम, आपका कंट्री जो है इक्विलिब्रियम में है ओ आर पर, ठीक है। ओ आर पर कंट्री जो है आपका इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम में है। ओ आर मतलब क्या, कि इस पॉइंट पर जहां पर ये इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है, अगर मान लो कि सपोज करो कि मार्केट के डिमांड सप्लाई के पूर्व से समझे क्या हो जाएगा कि इसका प्राइस बढ़ गया, ओ आर टू हो गया। तो ओ आर टू हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये यहाँ पर सप्लायर चाहे कि उसको बहुत फायदा मिल रहा है, इतना फायदा मिल रहा है तो वो चाहेगा कि बहुत सप्लाई करे। तो उसका जो सप्लाई हो गया ओ क्यू वन के बराबर हो गया, ओ क्यू वन बराबर, जबकि डिमांड उसका ओ क्यू टू के बराबर है। डिमांड कम हो गया, सप्लाई ज्यादा हो गया। तो इसकी टेंडेंसी होती है कि सप्लायर चाहेगा कि इसको इतना तो बेनिफिट हो ही रहा है,
तो उसको थोड़ा कम पैसे पर भी उसको जो है ज्यादा बेच सकता है। तो उसके लिए वो कम धीरे धीरे पैसा प्राइस कम करता है, रेट कम करता है, और इसी रेट से कम करने पर क्या होता है, डिमांड बढ़ जाता है। तो अगेन इक्विलिब्रियम में एस्टेब्लिश हो जाता है। वही चीज सेकंड पॉइंट में होता है कि जब अगर प्राइस मान गिर करके OR1 हो गया, यानी पहले OR था, अब घट गया, OR1 हो गया, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर जो डिमांड करने वाले थे बहुत ज्यादा डिमांड करेंगे, जो OQ1 डिमांड करेंगे यहाँ पर, और जबकि बेचने वाला कहेगा उसको हटा रहा है, तो वो इसको बेचेगा नहीं, कम बेचेगा, है ना, कम कर देगा, OQ2 तक बेचेगा, जिसको जरूरत है वही बेचेगा। उस अवस्था में क्या होता है कि जो डिमांड करने वाला है चाहेगा कि और 100 पैसे देकर के उसको जो है खरीद ले, ताकि उसको तो प्रॉफिट हो ही रहा है इतना ज्यादा ना, इतना आर के बराबर तो प्रॉफिट हो रहा है। तो तब तक वो चाहेगा कि ज्यादा पैसा दे खरीद ले, ताकि जो है जब तक से कूलर बना आ जाए। तो इस तरीके से जो है एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई से सॉल्व होता है फॉरेक्स मार्केट। ठीक है। तो एक्सचेंज रेट आर डिटरमाइंड बाय द डिमांड एंड सप्लाई, नो ऑफिशियल इंटरवेंशन इन द फॉरेक्स मार्केट। और यहाँ पर कोई ऑफिशियल इंटरवेंशन नहीं होता है। स्टूडेंट्स आर यू अंडरस्टैंडिंग माय वर्ड? सुन पा रहे हो, समझ आ रहा है सबको? ये क्लास में भी मैंने बताया था सबको। नेक्स्ट है आपका रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब देखो कभी कभी क्या होता है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट में क्या होता है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट में क्या होता है कि जो हमारा सप्लाई है वो इक्विलिब्रियम में है, और कभी ज्यादा सप्लाई आ गया, सप्लाई क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा, तो सप्लाई क्या होता है, शिफ्ट होता है, तो शिफ्ट होकर के यहाँ चला आएगा, एस एस से बढ़कर S1 हो जाएगा। तो सप्लाई ज्यादा रहेगा, डिमांड वही रहेगा, क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं इंक्रीज इन सप्लाई, यानी कि जो प्राइस है घट जाएगा। और मान लो कि सपोज करके सप्लाई जो है शिफ्ट करके रेट टुवर्ड चला गया, यानी कि सप्लाई घट गया, तो उसका सप्लाई तो घट गया, डिमांड वही है, तो मार्केट में क्या हो जाएगा, मार्केट में प्राइस OR2 हो जाएगा। ये इसका हो जाएगा। इंक्रीज और डिक्रीज सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ड्यू टू एक्सेस ट्रांसपोर्ट सिस्टम, गुड टेक्नोलॉजी स्पेकुलेशन, ये स्पेकुलेशन कारण होता है, या अच्छी टेक्नोलॉजी कारण होता है, या ज्यादा हमारा एक्सपोर्ट हो गया उस कारण होता है, ट्रांसपोर्टिंग में ज्यादा जो एक्सपोर्ट हो गया उस कारण होता है, ये प्रॉब्लम होता है। देखो नेक्स्ट है आपका कॉजेज ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज के सप्लाई के क्या कॉज है? पहला है कॉज है एक्सपोर्ट ज्यादा बढ़ गया, तो हमारा पैसा आता है, फॉरेन एक्सचेंज आता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तब पैसा आ गया फॉरेन एक्सचेंज। रेमिटेंसेज और बिलेटर ट्रांसफर, कोई हमारे लोग विदेश में काम कर रहे वो पैसा भेज रहे हैं, जिसके कारण पैसा आता है। अगला स्पेकुलेशन, बहुत से लोग जो है पहले अनुमान लगाते हैं पैसा बढ़ने वाला है, तो ज्यादा यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, ज्यादा पैसा लेते हैं। लोन, अगर हमारा देश जो है विदेशों से लोन ले ले, IMF से, वर्ल्ड बैंक से, तब पैसा आ जाएगा, ये कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। ग्रांट एंड डोनेशन, ये भी जो है आपका करंट अकाउंट का पार्ट है, जो कि ग्रांट, जो डोनेशन हमको मिलता है, लोन मिलता है, अवार्ड मिलता है, रिवार्ड मिलता है, ये सभी सप्लाई के कारण होते हैं। तो ये 5-6 आता है एग्जाम में, इसको नोट करना सब लोग, लिखवाया भी गया, क्लास में लिखवाया गया, जो नहीं आया हो क्लास में नोट करके रखना। अब देखो इसमें क्या होता है, डिमांड बढ़ने घटने से क्या प्रॉब्लम होता है। सपोज करो डिमांड कैसे बढ़ता है घटता है, अगर मान लो कोई भी कंट्री में कोई चीज की जरूरत पड़ गई, ठीक है, कोई, जिसे आप सभी विदेश जाने वाले हो, तो आपको डिमांड करना है कि हमको डिमांड चाहिए। डिमांड बढ़ता है या सप्लाई वही रहती है, तो क्या होता है कि प्राइस बढ़ जाता है, प्राइस OR1 हो जाएगा। अगर डिमांड बढ़ता है और सप्लाई, ये सप्लाई भी आपको जो है ये अगर, सॉरी, डिमांड अगर बढ़ गया, घट गया, और सप्लाई जो क्यों है, तब जब क्या हो जाएगा, आपका प्राइस घट जाएगा। तो सप्लाई के जो रहने पर डिमांड के, इंक्रीज इन डिमांड मैंने शिफ्टिंग डिमांड आउटसाइड लेफ्ट साइड एंड शिफ्टिंग डिमांड राइट साइड, इसके कारण क्या होता है, प्राइस जो होता है बढ़ता है घटता है। ये सिलेबस में नहीं चलो का, लेकिन इसको ध्यान से पढ़ लेना, इट इज नॉट इन सिलेबस, ध्यान रखना। इसके रीजन आता है लेकिन। कॉजेज ऑफ डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड के क्या कॉज है? पहला, हमारे पास जो डिमांड होता है, क्यों हम इंपोर्ट करते हैं, जैसे हमको लैपटॉप मंगाना हो गया, हमको गाड़ी, बहुत सारी चीज, कार मंगानी हो गई एलन मस्क की, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डॉलर चाहिए,
तो उसका हम डिमांड करते हैं। टूरिज्म, यदि हमको जाना है कहीं बाहर में, कोई जाता है दुबई में, कोई जाता है अमेरिका में, कोई जाता है इंग्लैंड में, उसको डॉलर चाहिए क्योंकि बाहर जाएगा तो उसे वहां करेंसी चाहिए। तो टूरिज्म के लिए भी लोग डिमांड करते हैं। अगला है आपका जो है यूनिलेटरल ट्रांसफर सेंड टू अब्रोड। और कोई विदेशी यहाँ काम करता है तो अपने देश से भेजते हैं। जैसे नेपाल के लोग क्या काम करते हैं, नेपाल में भेजते हैं पैसा, तो उसको होते हैं यूनिलेटरल ट्रांसफर बोलते हैं, जो अपने देश में भेजते हैं। परचेज ऑफ एसेट्स इन फॉरेन कंट्री, एसेट का परचेज, जो फॉरेन कंट्री में अपना एसेट परचेज करते हैं, जैसे कि कोई सामान, जो कोई संपत्ति खरीदे, कंपनी लगाए, कोई इन्वेस्टमेंट किए, तो वहां पर उनको डॉलर चाहिए ताकि उस डॉलर में ही खरीदेंगे वहां पर। स्पेकुलेशन, यदि अनुमान लगाते हैं, स्पेकुलेशन करते हैं, अटकल लगाते हैं कि हमारा जो है भाव घटने वाला है, बढ़ने वाला है, तब भी हम जो है डिमांड करते हैं। रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन, भारत सरकार को यदि कोई इंटरनेशनल लोन पेमेंट करना है तो मार्केट से डिमांड करेगी फॉरेन एक्सचेंज को, तो उस अवस्था में भी क्या कर जो है डिमांड बढ़ता है। ये 6 पॉइंट है, इसको अच्छा से नोट करना, दिखवाया भी गया क्लास में, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या होता है? यह एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है इसमें कि कोई देश का सेंट्रल बैंक होता है, इंटरवीन करता है रेगुलरली, है ना, फॉर मार्केट, एक्सचेंज मार्केट में, ताकि वो जो है करेंसी के डायरेक्शन को चेंज कर सके, यानी कि ज्यादा बढ़े नहीं, ज्यादा घटे नहीं, तो मैनेज करता है। इसी को डर्टी फ्लोटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो दिस इज द कॉल्ड द मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, इसमें कि गवर्नमेंट इंटरवीन करती है। इंटरवीन बाय गवर्नमेंट, ध्यान रखना इसमें वर्ड है इंटरवीन बाय गवर्नमेंट। ठीक है, जब गवर्नमेंट को इंटरवीन करती है, इंटरवीन करेगी तो क्या हो जाएगा, इंटरवीन करेगी तो क्या हो जाएगा, ध्यान रखना इसमें, इंटरवीन जरूर याद रखना, इंटरवीन, अगर इंटरवीन करेगी तो प्राइस बढ़ेगा घटेगा। ठीक है ना, ये इंटरवीन याद रखना। ठीक है, इसके बाद है आपका, अब देख सकते हो हमारा देश में या वर्ल्ड में किस तरह का कैपिटल फ्लो होता है। 1970 में कितना था, 74 में, यहाँ पर 1970 74 देख सकते हैं यहाँ पर। 1970 हमारा कैपिटल फ्लो बहुत कम था यहाँ पर, और आज देखो 2006 में, 2006 का दिया हुआ डेटा, इसमें जो है आपका ये बहुत हाईएस्ट है। नेट कैपिटल फ्लोज परसेंटेज ऑफ जीडीपी हमारे देश में कितना था। हाउ कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड मेंटेन द करेंसीज इनफ्लो एंड आउटफ्लो थ्रू द मैनेज फ्लोटिंग। ये सारे, कोई एक देश की बात नहीं है, सारे कंट्री सब करते हैं। तो दैट इज द वन वे टू कंट्रोल द फॉरेन करेंसी रेट बाय गवर्नमेंट। नेक्स्ट है आपका मरियम, नेक्स्ट है व्हाट इज द मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। मैनेज फ्लोटिंग क्या होता है स्टूडेंट, आप जानते हो मैनेज फ्लोटिंग क्या होता है? मैनेज फ्लोटिंग बताया था अभी, जब गवर्नमेंट बीच में इंटरफेयर करती है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, गवर्नमेंट इंटरफेयर करके अपने प्राइस को चेंज करती है, कम करती है, बढ़ाती है, कम करती है, दिस इज द मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। इट मीन्स दैट इट इज a mixture of flexible or floating exchange rate system, fixed exchange rate system, exchange rate determined by forces of demand and supply, but exchange rate movement are managed and moderated by the central bank. That is called dirty floating also. ध्यान रखना, इसको मैं बताया था मैनेज फ्लोटिंग। बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये इंपोर्टेंट आप लोग के लिए नया है, थोड़ा सा टाइम नहीं लग गया, थोड़ा सा टाइम है तो मैं इस बताता हूँ आप लोग को। ठीक है, balance of payment, a statement which records the monetary transactions made between the residents of a country and rest of the world is called balance of payment. जब ऑल इकोनॉमिक स्टेटमेंट होता है, इसमें कि एक कंट्री का और दूसरे वर्ल्ड के और कंट्री के बीच में जो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होते हैं, ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, कैपिटल अकाउंट भी होता है, इसमें जो है आपका करंट अकाउंट भी होता है, सारे ट्रांजेक्शन को मिला करके एक स्टेटमेंट बनता है, उसी स्टेटमेंट को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। किसी भी कंट्री का इकोनॉमी हमेशा बैलेंस होती है, और बैलेंस करने के लिए सरकार क्या करती है, यदि इसको लॉस होता है, डेफिसिट होता है, तो वो जो है आपका
बाहर से लेते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, ये आपका लास्ट पॉइंट था, 1 मिनट से कम टाइम रह गया है, इसमें आपको अब पूरा नहीं कर पाएंगे। ये क्रेडिट साइड डेबिट साइड होता है, आप इसको पढ़ लेना। ठीक है, क्रेडिट आइटम डेबिट आइटम आपको व्हाट्सएप पे भेजा हुआ है ग्रुप में, ये सारे पॉइंट। टाइमिंग बहुत कम है, आपको इसके बाद एक एमसीक्यू प्रोवाइड किया जाएगा, एमसीक्यू लेकर के सब सॉल्व करना, ठीक है ना। एमसीक्यू आपको करना है, देखो हमारे पास 3 स्लाइड रह गया है क्योंकि टाइम बहुत कम है और अभी तुरंत खत्म हो जाएगा टाइम। तो ध्यान रखो सभी लोग, एमसीक्यू जरूर करना। आपका 11 बजे वो नेट खुल जाएगा, सारे एमसीक्यू करके और सबमिट करना सारे लोग। सभी लोग करोगे ना एमसीक्यू? सभी स्टूडेंट्स करोगे, एमसीक्यू कम्प्लीट करोगे?